कोई पूछ सकता है कि व्हाट आर द दीज आर द जो फ्रिक्शनल लॉस को हम लोग डेवलप करते हैं, हम लोग इसको, हाँ, इसको एनर्जी को हम लोग डिसिपेट करने के, एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है ये। ब्लॉक्स है, फ्रिक्शन ब्लॉक्स है, वो एनसील है। क्या है कि इसका थ्योरी है कि अगर पानी फ्लो कर रहा है तो हम लोग इंड्यूस इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि इसमें हाइड्रोलिक जंप इंड्यूस हो, और वो हाइड्रोलिक जंप इज व्हाट, सडन चेंज इन द फ्लो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। ओके, तो ये से बहुत ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट होता है, और ये इसका है वेट को, हाँ, तो हाँ, बेड का इरोजन कम जाएगा, बेड का इरोजन भी कम जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर भी सेफ रहेगा, क्योंकि जब ये पानी जाता है बहुत फोर्स से जाएगा ना, तो यहीं पे इसका इरोजन करते करते इसके अंडर माइनिंग कर देगा और वो प्रॉब्लम होगा। तो खैर उसके लिए और भी उपाय करते हैं। तो पहला तो हमारा हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करते हैं। पूछ सकता है कि जो समस्या सबसे पहले होगा कि अगर पानी को बंद करके छोड़ेंगे ना तो वो निकलता है, हाइड्रोलिक जंप होता है। तो इसके हमको इसका एनर्जी डिसिपेट करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले तो हाइड्रोलिक जंप को हम लोग इंड्यूस करते हैं, इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ग्लेसी और सिस्टर्न को। सिस्टर्न में थोड़ा पानी पहले से रहता है, ये पानी इतना दूर तक भरा रहेगा, जैसे ही पानी आएगा तो वो ये तो हो गया अंडर स्लूइस का। क्या है जी, इसमें एक टर्म आता है पॉन्ड लेवल। पॉन्ड लेवल इज व्हाट, पॉन्ड लेवल मान लीजिए पानी को डाइवर्ट करना है तो पॉन्डिंग करेंगे कुछ, उसमें एफआरएल है आपका डैम में, यहाँ पे एफआरएल नहीं है। यहाँ पे एक अगर गेट लगाते हैं इधर तो मैक्सिमम वाटर जो होगा वो पॉन्ड लेवल तक हम लोग रखेंगे। इससे पॉन्ड लेवल से ज़्यादा अगर पानी आएगा तो हम लोग इसको खोल के गेट हटा देंगे, तो पॉन्ड लेवल है। तो पॉन्ड लेवल डिसाइड करते हैं कि आसपास में कितना इरिगेट करना है, उसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, उससे थोड़ा ऊंचा रखते हैं, 1 फीट ऊंचा रखते हैं पॉन्ड लेवल। ज़्यादा पानी आप ये देखिए, इसमें जो मैक्सिमम जैसे पॉन्डिंग होगा ना वो हार्डली 5 मीटर 6 मीटर का होगा, ठीक है। बड़ा सा बड़ा अगर बराज बनाते हैं, जैसे बीरपुर बराज अगर देखे होइएगा कोई, तो वो 5 मीटर 6 मीटर, इससे ज़्यादा पॉन्डिंग नहीं होता है। लेकिन एक छोटा सा डैम भी है तो 10 मीटर का, 15 मीटर तक छोटा ही डैम स्मॉल डैम में आता है, 15 से 30 मीटर मीडियम डैम में आता है हाइट, और 30 से ऊपर जाता है हाई डैम। तो डैम में आप देखिए कितना स्टोरेज है, कितना मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। तो इसी स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि आजकल हम लोग कुछ स्टोरेज दे रहे हैं, डाइवर्सन कम स्टोरेज बना रहे हैं, लेकिन अभी वो रिसेंट है, वही बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं है। ये तो आ गया इसका यहाँ का, ठीक है, सेक्शन। उसके बाद अब ये इसका सेक्शन अगर करेंगे तो एक क्रेस्ट इसमें दे देते हैं। ऐसा है। अब ये क्रेस्ट जो पहले इस लेवल से 1.5 से 2 मीटर रहता है, इससे ज़्यादा नहीं देते। ई क्रेस्ट में क्या करेगा कि नहीं, बीच से पानी नहीं बहने देगा, बीच से सिल्ट भी नहीं जाएगा, लेकिन इधर से सिल्ट जाएगा, इधर से सिल्ट जाएगा। जब दोनों का जब लेवल डिफरेंस होता है तो एक हम लोग दे देते हैं डिवाइड वाला। कभी आप लोग डैम बराज देखे नहीं क्या बिहार में? कहाँ से पास किए हैं आप लोग? हैं बिहार से पास किए होंगे तो आप लोग को ले जाता होगा ना वो टेक्निकल टूर पे, वही ना टेक्निकल, ये जितना बहुत आसानी से सब समझ में। ये देखिएगा बड़ा बड़ा डिवाइड वाला होता है, इसके बीच का, इसको बराज बेकर स्पिलवे भी कहते हैं, दोनों चीज़ें। ये ऊंचा है क्रेस्ट इसका, इसलिए ये स्पिलवे, जब पानी ज़्यादा होगा तो इधर से गेट पूरा में लगा रहता है, ये गेट्स खोल के पानी बहा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बुक में एक ही जगह सर मिडिल में दिया होता है क्या, दिखाता है नहीं, वो जो ये चूँकि ये डिफरेंस है, अगर 2 गो अंडर स्लूइस होगा तो 2 गो होगा, एक अंडर स्लूइस एक ही तरफ होगा, तो अगर इधर से कैनाल नहीं निकलना है तो वो एक ही होगा, ठीक है। चूँकि हम एक जनरल लेके चल रहे हैं, अगर इधर से कैनाल नहीं निकलेगा तो वहाँ पे जो बीरपुर बराज है दोनों तरफ से निकला, मोस्टली बराज का दोनों तरफ से निकला है, इंद्रपुरी का भी है और इसका भी।
और HR है, फिर HR इधर HR है, दो तरफ HR रहेगा। HR क्या होता है? हेड रेगुलेटर होता है, जिससे कि पानी हम लोग कैनाल में भेजते हैं। हाँ, सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर, दो चीज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो अंडर स्लीस होता है ना, इसी में टनल्स बने रहते हैं नीचे में। इस सिल्ट एक्सक्लूडर इसको कहते हैं। बहुत बड़ा समस्या है सिल्ट एक्सक्लूडर। इसमें ऐसा डिवाइसेस बना के रहते हैं जो नीचे से पानी चला जाता है। एक्चुअली ज़्यादातर जो पानी अगर फ्लो कर रहा है ना, तो सिल्ट ज़्यादा बेड लोड उसको बोलते हैं, सस्पेंडेड लोड। तो सस्पेंडेड लोड इज नॉट ए प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बेड लोड प्रॉब्लम है। तो 70 to 80% बेड लोड ही होता है। तो ऐसा करते हैं कि इसके नीचे से वो टनल निकल जाता है। जो इसका लेवल होगा, ये लेवल से, ये लेवल के नीचे से एक टनल बना दिए। ये टनल सीधे सीधे वो बेड लोड को कैरी करके उधर ले जाता है, और वो कैनाल में एक इजेक्टर रहता है। तो सिल्ट इजेक्टर कैनाल में बनाते हैं, ताकि जो भी पानी, कुछ और भी सिल्ट अगर घुसता भी है पानी में, उसमें एंटर करता है, तो उसको हम लोग इजेक्टर इमीडिएटली दे देते हैं, इजेक्टर से कुछ निकल। लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसके लिए हम लोग को और व्यवस्था करना पड़ता है। कैनाल के केस में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज CD वर्क एंड व्हाट आर द व्हाई इट इज नीडेड। कैनाल में CD वर्क का नाम क्या? क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। बराज में अगर आप कुछ और हमको नहीं, हाँ, एक कट ऑफ है, ये सब शीट पाइल दिया जाता है, ये सब कट ऑफ है। एग्जिट ग्रेडियंट का नाम सुने होइएगा। व्हाट इज एग्जिट ग्रेडियंट होता क्या है? जो भी है, मतलब इसका या इसका? नहीं, ये तो बदल के इसका बीच का बता दिया ना। दोनों एक ही सेक्शन आएगा, ये सिमिलर रहेगा। अंतर सिर्फ इसका वाटरवे में रहता है, अगर सेक्शन अलग अलग नहीं रहेगा। हाँ हाँ, IC क्या है? हाँ, जो पानी जब भी किसी स्ट्रक्चर के टेल एंड में निकलेगा या किसी स्ट्रक्चर के एंड में निकलेगा, तो वो किसी न किसी प्रेशर से निकलेगा। दैट इज़ बेसिकली एग्जिट ग्रेडियंट। उसमें अगर वो उसका एग्जिट ग्रेडियंट इतना हो कि पार्टिकल्स जो हैं उसके, जो मटेरियल, जिससे बेड मटेरियल के जस्ट उसको लिफ्ट करने के लिए ये हो, तो वो क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल ग्रेडियंट बोलते हैं, क्रिटिकल। वो फार्मूला जो इन्होंने बताया। और उसके बाद अगर उससे भी ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या करेगा? पाइपिंग। हाँ, तो वो क्या करेगा? लिफ्ट करना शुरू करेगा। लिफ्ट करके इधर से, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे पाइप टाइप का बना देगा। दैट इज़ पाइपिंग। तो पाइपिंग इज बीच वाले स्पैन में हम सिल्ट इजेक्टर नीचे लगा सकते हैं? नहीं, कहाँ इसमें सिल्ट इजेक्टर का पर्पस ये है कि कैनाल में सिल्ट वाटर नहीं जाए, तो बीच से तो कैनाल हमारा जा नहीं रहा है। सिल्ट इजेक्टर इसलिए नहीं है, हालांकि ये कोई आइडिया ख़राब नहीं है। इंडिया को सब टाइम ऐसा हो सकता है कि भाई सिल्ट में हमारे यहाँ पे शोलिंग होता है, ये शोलिंग होता है। ये रिसर्च आप लोग कर सकते हैं। शोलिंग समझते हैं ना? ये चूँकि बीच क्रेस्ट ऊपर होता है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ द बराज क्या है कि इन ड्यू को सब टाइम देखिएगा, इधर पूरा आइलैंड बन गया है पूरा, और वो शोलिंग होता है, तो उससे वो ठीक से, लेकिन वो पर्पस होता नहीं है। नीचे अगर बना दीजिएगा ना, शोलिंग होता है कि वहाँ पे सिल्टेशन हो जाएगा, वहाँ पे फिर वेजिटेशन आ जाएगा, एकदम पता चलेगा कि आइलैंड बना हुआ है बीच में, रिवर का चौड़ाई में बीच में यहाँ पे आइलैंड बना हुआ है। अब वो फ्लो को प्रॉब्लम कर रहा है, फ्लो नहीं, फ्री फ्लो नहीं हो रहा है, जिसके कारण फिर और प्रॉब्लम, फर्दर अग्रेडेशन होगा, कहीं डिग्रेडेशन होगा। इधर रिवर जो इधर जाना था, वो रिवर धीरे धीरे इधर डाइवर्ट हो रहा है या इस साइड में हो रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम रिवर ट्रेनिंग का होने लगता है। ये जनरली पाया जाता है। इसलिए हम लोग को हेवी एम्बैंकमेंट यहाँ पे देना पड़ता है, स्पर देना पड़ता है, पिचिंग करना पड़ता है, ये सब दिक्कत है। लेकिन आपका जो ये है ना आइडिया कि बीच से अगर दे दें, तो बीच हम लोग का तो पर्पस है कि बीच से पानी बहे ही नहीं। जब पीक
डिस्चार्ज में बहे, तो वो पर्पस प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नीचे से अगर टनल देंगे ना तो उसमें फ्लो कराने में दिक्कत होगी, फ्लो हो जाएगा, हम लोग पॉन्डिंग करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए कहीं ऐसा आज तक हुआ नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि अगर वैसा किया जाए कि भाई ये पढ़ने में वहाँ से सिल्टेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस, तो हो सकता है कि इसमें नया कोई मॉडल डेवलप करे कि ठीक है इसको सिल्टेशन करा सके। नेचुरल सिल्टेशन इज ऑलवेज बेटर, नेचुरल सिल्ट की इसका पानी, इसका सिल्ट जो है ना, इसको इधर भेज दें किसी तरीके से। बिहार में फ्लड की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो हम लो लेइंग एरिया आइडेंटिफाई करके वहाँ पे कैचमेंट नहीं डेवलप कर सकते हैं टेम्पोररी लो लेइंग एरिया, कैचमेंट स्टोरेज, हाँ स्टोरेज डिटेंशन, तो वो हाँ लो लेइंग एरिया हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे सारा पानी ड्रेन होके आ जाए। बेसिकली चैनल स्टोरेज की बात हम लोग करते हैं, और हम लोग क्या कुछ एक कमेटी बैठी थी और चैनल स्टोरेज के लिए उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था। तो अभी बहुत हद तक इसमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि कितना एरिया हुआ, कितना आकलन होगा, उतना रिवर में अगर हम चैनल स्टोरेज करें, रिवर ही जो है अभी जो रिवर है, तभी रिवर शैलो रिवर्स है, यहाँ मेन प्रॉब्लम, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज शैलो रिवर्स है, तो उसको अगर हम किसी तरीके से उसी को अगर चैनल करें, टेम्पोररी चैनल जो आप बना रहे हैं टेम्पोररी करें, तो वो आकलन करने की आवश्यकता होगी पहली बात। दूसरी बात, उसका एम्बैंकमेंट जो अर्दन रहता है ना, वो तो टूट जाता है। नॉर्थ बिहार के लिए अगर 2 से 3 दिन पानी रह गया रिवर में जमा रह गया तो वो एम्बैंकमेंट को तोड़ देगा। कहीं ना कहीं लीकेज, सीपेज इतना अधिक होने लगता है, बहुत ज़्यादा सीपेज का प्रॉब्लम होता है, वो आपका जो एम्बैंकमेंट है वहाँ पे यदि इस तरह का हम लोग सोचे कैचमेंट फिक्स करके वही टूटता है बार बार। हाँ, तो वो लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, जितना पानी आता है उसको स्टोर करने के लिए उतना चैनल सफिशिएंट है कि नहीं। दूसरी बात कि ये आप जान लीजिए, ये लैंड एक्वायर हम लोग करते हैं, वो रहती ज़मीन होती है, किसी भी चीज़ को अगर पानी से डुबाइएगा तो यहाँ से यहाँ तक, अभी हम लोग क्या किए हुए कि खाली एम्बैंकमेंट बना दिए हैं। अब एम्बैंकमेंट का जितना दूर ज़मीन होता है वो हम लोग एक्वायर करते हैं, ये भी सरकार का। बीच का ज़मीन जो है वो किसान का है, आप उसको डुबा नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप डुबा, आप उसको एक्वायर करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वो नॉर्मली कोई गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती आजकल, तो और एक्विजिशन बहुत प्रॉब्लम हो गया है। कोई कहिएगा कि इसके बीच में बना के हम पूरे नदी को, नदी भी रहती ज़मीन है, नदी 4-4, 3-3 किलोमीटर का विड्थ है, उसमें ज़मीन है वो किसानों का है, तो वो ज़मीन को डुबाना बहुत व्यवहारिक नहीं रहता है। वैसा सोचा गया, लेकिन दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स कि बहुत कम पानी नहीं ना है। पानी का आपका वॉल्यूम पहले आकलन होगा कि मैक्सिमम कितना पानी आएगा और उसके लिए कितना स्टोरेज चाहिए, और उस स्टोरेज का पूरा हम लैंड एक्वायर कर लें, और तब हम लोग। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि 365 दिन में हार्डली 10 दिन पानी रहता है, 10 से 20 दिन पानी, और बाकी दिन एकदम सूखा रहेगा। तो वो सूखा में बहुत ज़्यादा फसल, रबी फसल तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए बहुत सा किसान ये भी करते हैं, क्या जब आया फ्लड तो वो करता है, वो बिना ज़्यादा खाद पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लोग रबी फसल अच्छा उगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हम लोग का घाटा नहीं है, घाटा कुछ ही दिनों के लिए है। पूरे हर साल करीब 10-15 दिन आप देखिएगा हल्ला होता है, अखबार में आता होगा। उसके बाद सारे लोग अभी भी भूले हुए हैं कि कोई एम्बैंकमेंट है भी कि नहीं है, या कुछ फ्लड है कि नहीं, ये समस्या नहीं है अभी, बल्कि रबी में अच्छा फसल हुआ होगा अभी हो रहा। हाँ, तो इसलिए वो जो समाधान है वो किसानों के हित में नहीं हो मेरे ख्याल से। हमको नहीं लगता पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वो आपका कोई आइडिया को लेगा कि सॉल्यूशन कि परमानेंट सॉल्व तो कर देंगे, उतना ज़मीन आपका परमानेंटली रहेगा ये यूजलेस। अब कम ज़मीन नहीं लगेगा उसमें, आप अगर उसका कैलकुलेशन करना होगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आता है एक साल में, और उस वॉल्यूम वाटर के लिए कितना हमको चैनल चाहिए लंबाई में, कितना विड्थ चाहिए। हाँ, तो वो तो हम लोग करते हैं ना, वही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग एम्बैंकमेंट बनाए हुए हैं, अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम किए हुए हैं, और रिलोकेशन करते हैं। ये हर साल का ये समस्या है। और वो अगर ये चीज़ है कि अगर वैली मिले वहीं पानी स्टोर किया जा सकता है, प्लेन में आप पानी स्टोर नहीं कर सकते, इतना पानी आता है प्लेन में। तो हम लोग जो आप बोल रहे हैं चैनल स्टोरेज है, वो हमारा प्लेन है, रिवर में ही आप स्टोर करेंगे, नया चैनल तो बनेगा ही नहीं उतना, तो बहुत बड़ा आप एक कैनाल का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी मैक्सिमम होता है 15,000-16,000 क्यूसेक होता है, और आता है 7 लाख 8 लाख क्यूसेक एक नदी में पानी, तो वो संभव नहीं है उसको पानी को रोकना। सर जापान क्या
ये शहर है ना, शहर लाइक कर रहा है, उसके नीचे ही इतना स्टोरेज वो बनाया है कि 2-3 डैम का कैपेसिटी बनाया है। ये शहर एग्जिस्टिंग शहर है, इसके रहते हुए नीचे ही बनाया है रिजर्व। हाँ सब वही तो, वो यूएसए वगैरह में बन रहा है, वो हाई टेक है। चाइना ऐसा बनाया है, चाइना जो बहुत सिविल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा अगर डेवलप कोई किया है तो चाइना, बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया और किसी से पूछता भी नहीं है, किसी वहाँ डेमोक्रेटिक ये नहीं है। आप हम लोग का टेहरी का नाम सुने होंगे, टेहरी डैम 1971 में बना था। इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था कि ये डैम बहुत प्रॉब्लम करेगा, अर्थक्वेक कोई इंड्यूस करेगा और क्या क्या करेगा, कोई लाभ भी नहीं होगा। लेकिन 1971 में हुआ, हमको लगता है 2005-06 में वो कमीशन हुआ है, लेकिन इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल। और वो चिपको मूवमेंट वगैरह जो सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह थे, वो एक तो इतना दिन विलम्ब हो गया, दूसरा कॉस्ट ओवररन हो गया, तीसरा कि वो लाभ भी हमको उतने दिनों का नहीं मिला। लेकिन अभी जो समस्या आई, जो एवलांश हुआ था, उसमें भी टेहरी डैम हेल्प किया, क्योंकि उसने पानी को, टेहरी डैम करता क्या है कि सालों भर पानी वो छोड़ता है, पानी को अपना स्टोर किए रहता है। वो 205 मीटर हाइट है उसका, तो उस पानी को स्टोर किए रहता है, पानी को छोड़ता है धीरे धीरे सालों भर। तो गंगा में पानी को इंश्योर करता है सालों भर, गंगा सूख जाएगी अदरवाइज। तो एक तो वो फ़ायदा होता है, दूसरा कि उसको में फ्लड कुशनिंग बहुत है। तो अभी या एक बार आया था केदारनाथ में जो बाढ़ आया था, उस समय भी टेहरी को बंद कर दिया गया था और पानी जितना था स्टोर कर लिया गया था। इस बार भी जो हुआ ना टेहरी और एक और श्रीनगर में एक और डैम है, वो दोनों डैम को बंद कर दिया गया। बंद करने से क्या हुआ कि पानी जो आता था गंगा में वो खुद ही ख़त्म हो गया। तो बाकी जो एवलांश का पानी आया उससे बहुत ज़्यादा रेज नहीं हुआ, वाटर लेवल रेज नहीं हुआ। तो डैम तो बेनिफिशियल है, उसमें बहुत ज़्यादा सोशल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हमको लगता है कि ओवरऑल कोई भी चीज़ करेंगे तो आप कुछ फ़ायदा कुछ घाटा कुछ उसका इफ़ेक्ट होगा। अल्टीमेटली इसका भी आप देखिएगा, नर्मदा जो ये है वो भी ये हो गया, नर्मदा डैम बन गया। सरदार हाँ पर ये बहुत, इसके पीछे भी बहुत कंट्रोवर्सी था कि नर्मदा के वो मेधा पाटकर हैं, वो काफ़ी उसको कौन कौन अवार्ड भी मिल गया, यूएसए वगैरह अवार्ड। यूएसए हमको तो लगता है कि दूसरा कंट्री नहीं चाहता है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वो लोग अपना बना लिया है। अब हम लोग पीछे रह गए, तो अब कहता है कि नहीं इससे हमारा एनवायरनमेंट का बैड इफेक्ट पड़ेगा वगैरह। तो मेधा पाटकर को इनकरेज किया काफ़ी, उनके विरोध के कारण वो प्रोजेक्ट भी 30 से 40 साल विलम्ब हो गया, लेकिन अंत में बना और आज के डेट में उसको पानी के लिए मारा मारी रहो। एमपी का रहा हम लेंगे तो गुजरात का रहा हम लेंगे। पानी तो सबको चाहिए, लेकिन डैम बनाना कोई नहीं चाहता है या बनने देना नहीं चाहता। तो ये सब तो समस्या आपको ये विवाद रहता है। नहीं, रिलोकेशन होता क्या है, एमपी जो है हाल में एमपी डूबा था सर, उसका जो कैपेसिटी डैम का कैपेसिटी थोड़ा बढ़ाया था ना, तो पीछे सारा डूब गया था। हाँ, तो वो एमपी हाल में डूबा था। नहीं देखिए डूबता क्या है, वो बोलते हैं ना कि रिलोकेशन जिसको करना है वो हटता ही नहीं है। वो लोग गांव का हम डूब जाएंगे, वो लोग जल क्या बोलते हैं, जल समाधि ले लेंगे और ये तो वो सब हटते हैं। तो वो लोग हटते नहीं हैं, बहुत मुश्किल है। बहुत लोग ऐसा भी पाया गया है कि उन्होंने मुआवजा ले लिया फिर भी हटते नहीं। तो सबसे मान लीजिए कि आप सर्वे करेंगे, हम तो रहे हुए डैम में, हम एसडीओ रहे हुए हैं, तो आप सर्वे करेंगे। मान लीजिए 1970 में सर्वे किया कि 3000 परिवार इससे प्रभावित हो रहा है, तो 3000 परिवार का नाम ले लिया, ये बच्चा को छोड़ सबको जॉब भी दे दिया। वो करते करते हो जाता है 30 साल के बाद, अब जितना 3000 की जगह 9000 परिवार हो गया। तो बच्चा बड़ा हो गया, वो सब परिवार अलग, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग परिवार बोलने लगते हैं कि नहीं हम लोग सेपरेट हैं। तो वो बढ़ता जाता है। वो उसमें वो लोग बोलता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसे अथॉरिटी के पास रहता है कि भाई ये तो 1970 में एक बार सर्वे हुआ था, उसमें 3000 परिवार, अब 8000 हो गया है। तो ये सब चलता रहता है। सरकारी कोई भी काम करेंगे तो ये सब समस्या रहेगी। तो बोल नहीं सकते, नहीं अब सब आदमी को जिसको जहाँ मौका मिल रहा है तो वो है, झंझट तो है। अब मान लीजिए कि इसको दिस इज नॉट
तो डिस्कस वो भी होता है ना, कोई आदमी को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ज़्यादा, अब राशन कार्ड ले लीजिए, तो राशन कार्ड को ज़्यादा आदमी, वो कहिए कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जिसको ज़रूरत नहीं है राशन कार्ड का, वो भी एक कार्ड बनवा के रखा हुआ है। तो दीज आर द प्रॉब्लम, वो तो आपको जब जॉब में आएंगे तो आपको झेलना ही पड़ेगा, वो तो ठीक है। अब लेसी वाटर EWS सर्कल सब बना रहा है सर, है, EWS सर्कल सबको बना रहा है। EWS, हाँ वो ठीक। मैं एज ए इरिगेशन इंजीनियर, 2 मेजर प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, इसके बारे में आपको टेक्निकली अवेयर होना चाहिए, समझे ना। एक है चल रहा है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट WRD में, वो है गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम अंडर जल जीवन हरियाली है। हाँ, ये ले लीजिएगा, लिफ्ट GWLS, गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम। हो सकता है कि कोई पूछ भी दे कि ये क्या स्कीम क्या है। अंडर जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली एक केंद्र सरकार का भी है, लेकिन बिहार सरकार उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। तो जल जीवन हरियाली एक स्कीम है, तो इसमें फर्स्ट फेज में काम शुरू भी हो गया है। इसका जो है कि लगभग 190.90 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना है। गंगा के पानी को मानसून पीरियड में लिफ्ट करके 3 रिजर्वायर चिन्हित किए गए हैं। एक घोड़ा कटोरा है, एक है वही घोड़ा कटोरा राजगीर के पास, एक गया में है, मानपुर है, और एक और जगह है। 3 जगह अभी उसका चिन्हित नहीं हुआ, 3 जगह स्टोर करेंगे और पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेंगे। राजगीर के पास एक घोड़ा कटोरा जगह है, झील है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके उसमें, तो हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है 43 मिलियन MCM एंड 7 क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ऑफ गंगा, गया एंड राजगीर। गया के लिए हमको चाहिए 43 मिलियन MCM, मिलियन क्यूबिक मीटर, और राजगीर के लिए 7 MCM। ये 2021 में कंप्लीट होने का इसका टारगेट है। हाँ, हाथीदह एक जगह है, समझे, वहाँ पे हम लोग वाटर लिफ्ट करने का बना रहे हैं, मोकामा के पास है। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग वाटर लिफ्ट करेंगे और उसको कैरी करेंगे प्रेशराइज पाइप से। 190 किलोमीटर के लगभग पाइप बिछाना है, जो गया तक जाएगा, राजगीर जाएगा और नवादा जाएगा। द मेन पाइपलाइन विल रन फ्रॉम हाथीदह टू गिरियक वाया सरमेरा एंड बरबीघा। डाया 2.4 मीटर है, 2.4 मीटर है। A major water storage point will be considered near मानपुर इन गया, और ये एक है इधर घोड़ा कटोरा राजगीर के पास है, और एक और बीच में अभी चिन्हित शायद नहीं हुआ है। पंप, हाँ, बीच में यहाँ पे एक पंप है, फिर बूस्टर पंप्स भी लगेंगे। तो हम लोग को करना क्या है कि स्टोरेज में रहेगा पानी, उस स्टोरेज से लेके उसका वाटर ट्रीटमेंट WTP बनाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग उसको ट्रीट करके और PHED को दे देंगे। जब WRD क्या करेगा, PHED वहाँ से पाइपलाइन बिछा के अपना घर घर जल सप्लाई करेगा, जो हर घर वो सब है ना, हर घर नल का जल, तो वो सब का ये है। ये सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। चल रहा है वो वाला उसकी, वो हम लोग का नहीं है विभाग का। आप किए हैं क्या? 50 बार करते हम करवाते हैं। वो आप लोग हैं ऑलरेडी जॉब में, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? प्रधान? आप मुखिया हैं? अच्छा, वो PHED को दे दिया है। आप लोग अगर इंटरव्यू में आप लोग का नॉर्मली जो पूछेगा कि क्या करते हैं, तो आप बताइएगा, तो ऐसा चीज़ बताइए कि आप अपने जो करते हैं उसके बारे में अच्छा तरह से समझ के, और अगर बिहार सरकार का कोई योजना है तो उसमें समझ के जाएंगे। मोस्टली पूछता है कि आप क्या करते हैं और क्या करते हैं, या फिर अगर कुछ नहीं करते हैं तो तैयारी करते हैं, तो वो पूछ सकता है क्या चीज़ में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सब पूछ सकता है। तो वो सब चीज़ आप मान लीजिए, अगर RCC बोले हैं तो RCC के बारे में, WRD बोल दिए तो WRD, ये जानना हमारा ऐसे तो बहुत डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, लेकिन ज़्यादा ये कोशिश करता है कि आप क्या जानते हैं,
ये नहीं कोशिश करें क्या नहीं जानते हैं, और आप इंटरव्यू में बोलिए सर ये टॉपिक मेरा वीक पॉइंट, तो हो सकता है कि टॉपिक बदले भी, अगर अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो आप कुछ पॉइंट्स ज़रूर स्ट्रॉन्ग बना लें अपना, जिस पे हर तरीके से तैयार रहें, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, चाहे WRD हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे कुछ हो, तो कुछ पॉइंट्स वो आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। RCC बना लीजिए, इरिगेशन नहीं तो हाँ इरिगेशन बनाइएगा तो थोड़ा फ़ायदा होता है क्या कि इरिगेशन के जानकार कम ही रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली बीटेक लेवल में बहुत कम पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर डिटेल नहीं पढ़ाया जाता। कितने लोग एमटेक हैं यहाँ? अच्छा आप लोग एमटेक क्या चीज़, एमटेक WRD में कम ही लोग करता है, ज़्यादा स्ट्रक्चर वगैरह में करता है, खाली रहता है ना है। ठीक है, एक तो ये बोले, दूसरे अंदर 7 निश्चय 2 हर खेत को पानी, एक और स्कीम चल रही है जो कि अभी सरकार उसको हर खेत को पानी, तो हर खेत को पानी में ये है कि पूरे स्टेट है उसको विलेज लेवल पे सर्वे करके जो इरिगेटेड लैंड है, इरिगेशन है तो उसका सोर्स कहाँ है, जो अनइरिगेटेड है तो उसको कैसे सोर्स कैसे किया जाएगा अंडरग्राउंड या जो भी है, इसमें लीड ले रहा है WRD और दूसरे डिपार्टमेंट लाइक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, MWRD है, ये सारे लोग उसके साथ रहते हैं और वो गांव-गांव जाके सर्वे करते हैं। सर्वे करके हर प्लॉट के बारे में एक ऐप डेवलप किया हुआ है, उसका डिटेल जानकारी देते हैं कि ये अनइरिगेटेड है, इरिगेटेड है तो किससे इरिगेटेड है, तो वो एक सरकार का है। नहीं अब डिपेंड करता है ना, मान लीजिए कि कोई जगह जहाँ सरफेस इरिगेशन दिया जा सकता है तो देंगे, वहाँ पे कोई स्कीम, वही तो स्कीम को चिन्हित करना होगा ना। और अगर कोई सरफेस इरिगेशन का ऑलरेडी स्कीम है लेकिन पानी नहीं पहुँच रहा है, उसका जो ये है हाँ, तो कोसी रिवर नहीं, कोसी कैनाल अगर नज़दीक होगा तब तो मिल जाएगा, रिवर से सीधे पानी जाएगा नहीं ना, आपका कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा तभी तो अगर कोसी कैनाल आप जानते हो, वेस्टर्न कोसी कैनाल होगा, ईस्टर्न कोसी कैनाल, तो कोसी कैनाल से आपका कितना पानी मिलता है, मिल पाता है कि नहीं मिलता, उस सब का ये है। हाँ नहीं तो फिर नया स्कीम भी बन सकता है छोटा मोटा। हम भी व्यक्तिगत रूप से आजकल बहुत बड़ा स्कीम बनाने के पक्ष में नहीं रहते हैं, क्योंकि टेक्स लॉट ऑफ टाइम, पैसा भी खर्च होता है, लाभ मिलते 10 साल 20 साल हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है। तो खैर हर खेत को पानी है। मेन बात है कि किसान का सब छोटा ज़्यादा लैंड एजुकेशन भी एक समस्या है। एक चीज़ और को हम बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर। आप सुने हैं रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर? नहीं, आप लोग जब ट्रेवल करते होइएगा तो जो भी ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं पटना में, तो फ्लाईओवर्स का जो अप्रोच है वो रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर है। हाँ अर्थ, वो तो स्टेबलाइजेशन ऑफ अर्थ एक अलग चीज़ है, तो स्टेबलाइजेशन भी है, उसके लिए 2 चीज़ है, एक स्टेबलाइजेशन है, ये लगभग रिसेंट डेवलपमेंट है। पहले जब अप्रोच मान लीजिए बनाना था तो क्या करते थे हम लोग, इसको रिटेनिंग वॉल बनाते थे बड़ा, और इसमें अर्थ भर के इस पर यहाँ तक रोड बनाए, ठीक है। ये पहले चलता था, देखिएगा कि आप उधर का बना हुआ जितना पुल है चिड़िया टाइप या उधर भी है, तो ये पहले से बनता था, ये ब्रिक वर्क भी रहता था, PCC भी रह सकता था। आजकल करते क्या है हम लोग कि ब्लॉक्स बनाते हैं, प्री कास्ट ब्लॉक्स, उस ब्लॉक्स में हुक रहता है, ये हुक में मेटेलिक स्ट्रिप्स टाइप का रहता है, इधर भी ब्लॉक्स है, इसको फेशिया ब्लॉक्स बोलते हैं, प्री कास्ट RCC रहता है। क्योंकि ब्रिज के इंजीनियर्स के पास ही अब आम हो गया है, तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज रीइंफोर्स्ड। और ये में ग्रैनुलर कॉम्पैक्टेड ग्रैनुलर सॉइल रहते हैं,
और ये सीधा सीधा ये ब्लॉक्स हार्डली 6 इंच 8 इंच का मोटा का रहता है, ज़्यादा मोटा नहीं रहता, बहुत हल्का हल्का रहता है। ये एक दूसरे पे ग्रूव पे अंदर रहता है। ये इस जो स्ट्रिप्स है ये मेटेलिक रहते हैं, बहुत सारा मटेरियल है, इसमें हम लिख दिए हैं। नॉर्मली कोहेशनलेस सॉइल रहता है, ग्रेनुलर सॉइल रहते हैं, और मेटेलिक रीइंफोर्स्ड एलिमेंट्स लाइक गैल्वेनाइज्ड स्टील ऑफ 50 to 100 मिलीमीटर वाइड अप टू 9 mm थिक स्ट्रिप्स टाइप का रहता है। लेंथ हैज रिक्वायर्ड विड्थ, उसका फिर हम लोग अप्रोच बना रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि उधर 6 लेन बन रहा है दीघा वाला में, इस तरह का बना, बहुत हर जगह बन रहा है इसी तरह से। वो रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर है, इसका भी डिज़ाइन होता है, बाज़ाब्ता डिज़ाइन होता है। उसका स्ट्रिप्स का वो कितना साइज चाहिए, क्या चाहिए, वो सब डिज़ाइन होता है। The reinforced earth is a composite engineering mass consisting of compacted soil, horizontal layers of reinforcement and a form of facing, उसको fascia बोलते हैं, to prevent erosion of soil. इससे खाली erosion रुकता है, ये retain नहीं करता है। ये जो panels होते हैं ना, वो erosion रुकता है। ये भी हम लोग, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, वो जो है वो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये हो सकता था कि इसमें वाटर रिटेन भी कर सकते थे में, लेकिन वो वाटर रिटेनिंग, इसलिए हम लोग एम्बैंकमेंट के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपका आरसीसी ब्रिजेज जो आप देखे होंगे, ब्रिजेज कितने तरह के होते हैं? ऐसे देखिए, ब्रिज दो टाइप का, एक तो मटेरियल के अनुसार, जैसे स्टील ब्रिज हो गया, और दूसरा है कि वो सुपर स्ट्रक्चर के अनुसार। तो आरसीसी ब्रिज है, प्री स्ट्रेस ब्रिज है, आप बोले वो स्टील ब्रिज, स्टील स्ट्रक्चर्स है, उसके बाद केबल स्टेड ब्रिज है, ये तो है। लेकिन सुपर जो आरसीसी का जो ब्रिज है वो कितने प्रकार का होगा? तो वो स्लैब ब्रिज होगा, वो बेसिकली कलवर्ट है, 6 मीटर के स्पैन तक, 6 to 8 मीटर के स्पैन तक हम लोग कलवर्ट बनाते हैं। वो सॉलिड स्लैब रहता है, एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक। उसके बाद होता है स्लैब एंड गर्डर ब्रिज। गर्डर ब्रिज जो नॉर्मली आप देखते होइएगा, तो गर्डर टी टाइप का गर्डर रहेगा, और वो लगभग 28 से 30 मीटर 28 मीटर तक इफेक्टिव स्पैन, वो हम लोग देते हैं। उसके बाद प्री स्ट्रेस गर्डर ब्रिज होता है, वो भी बहुत जगह बना हुआ है, या बॉक्स प्री स्ट्रेस कर, हाँ, पहले भी करते हैं, प्री कास्ट भी रहता है और कास्ट इन सिटू भी रहता है, दोनों तरह का हो सकता है। नॉर्मली आप देखिएगा कि प्री कास्ट भी आके, हाँ, तो प्री कास्ट लाके फिर जोड़ता है। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। उसी तरह कितने तरह का फाउंडेशंस हो सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ ए ब्रिज, हाँ, पाइल फाउंडेशन एक बहुत पॉपुलर फाउंडेशन है, पाइल है। वो पाइल मान लीजिए 1.2 मीटर डाया का पाइल रहता है, वो 3 या 4 पाइल एक साथ रहते हैं। उसके बाद पाइल हेड रहता है, उसके ऊपर पियर हम लोग डालते हैं, ठीक है। उसके बाद वेल फाउंडेशन है, तो या कैशन उसी को बोलते हैं, कैशन। इसके बाद ओपन फाउंडेशन जो बहुत पॉपुलर है, तो खोद के हम लोग नीचे से ढाल के चलते हैं, छोटे छोटे ब्रिज में बनता है ओपन फाउंडेशन। ये तो ब्रिक वर्क का भी हो सकता है, पीसीसी का भी हो सकता है, हैं? ये ओपन 3 तरह का जो फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन एक हम लोग जो इरिगेशन में, तो राफ्ट का नॉर्मली ऐसे रिवर में जो ब्रिज बनता है तो राफ्ट फाउंडेशन दिया नहीं जाता है। राफ्ट हम लोग जब बराज वराज बनाते हैं तो देते हैं, इसलिए उसी पे सीधे सीधे हम लोग खड़ा कर देते हैं पियर। बराज पे भी ये रहता है, क्या कहते हैं, ब्रिज रहता है, अब देखे होइएगा। तो राफ्ट फाउंडेशन हम लोग मोस्टली बराज या वियर जब बनाते हैं तो हम लोग देते हैं। तो ये 3-4 तरह का फाउंडेशन हो गया। और क्या व्हाट इज द बैंड, एनीथिंग फ्रॉम आरसीसी? अगर कुछ नहीं तो मैं ही पूछता हूँ आप लोग से, है वाटर सप्लाई। यहाँ तो ज़्यादातर ग्राउंड वाटर ही, यहाँ सप्लाई ग्राउंड ही वाटर होता है, चाहे वो पब्लिक सप्लाई हो, माने गवर्नमेंट करती है, जल परिषद है यहाँ, तो ओवरहेड टैंक बनाती है, वो भी ग्राउंड का ही लेती है।
ग्राउंडेड घर में तो इंडिविजुअल हम लोग के यहाँ फ्री है ऑलमोस्ट, कोई भी आदमी घर में अपना बोरिंग करता है, पानी ले जाता है। अपना नजदीक गंगा है सर, तो इसमें नहीं तो गंगा से पानी तो वो तो देखिए यहाँ तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना उतना वाटर का। हमारे पास हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि पटना वाले को पानी की कमी नहीं होती है। और आप बहुत थोड़ा बहुत अगर गर्मी में देखें 1-2 मीटर नीचे जाता है, ज़्यादा पानी यहाँ नहीं जाता है। गया, राजगीर, नवादा इस सब में पानी का समस्या है, तो उसका पानी लिफ्ट करके हम लोग दे ही रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा स्कीम बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है मोस्टली है। हाँ, साउथ बिहार में प्रॉब्लम है, यहाँ वाटर सप्लाई का उतना ज़्यादा समस्या नहीं कि हम लोग स्टोर करें कहीं, और जब बहुत ज़्यादा स्टोर करें पूरे शहर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए पानी का हम लोग मीटरिंग भी नहीं किए हुए हैं, कोई भी आदमी कितना भी पानी ले सकता है। जबकि आप देखिएगा दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे इस सब में मीटर्ड है, वो आपको आप फ्री, कोई आदमी घर में बोरिंग नहीं कर सकता है, और वो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, वो जांच होता है, और उसके बाद भी आप कितना पानी निकाल सकते हैं इसका परमिशन लेना पड़ता है। कोई करने में क्या दिक्कत? नहीं, दिक्कत ये कि जब तक सरकार को स्कैसिटी नहीं होती है तब तक ये नीतिगत निर्णय होता है। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि आपने तो नीतिगत रूप से अभी पानी पे कोई यहाँ समस्या वैसा नहीं आया है। हालांकि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपका कहना सही हो जाएगा, होने की बात चल भी रही है। तो जल नीति नल जल में 1 रुपया देता है पर डे, तो वो तो सरकार उतना खर्च की है ना। आप अपना एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या अपना घर बनाते हैं, आप उसमें एक बोरिंग लगा लेते हैं, क्योंकि आज पानी की कमी नहीं है तो आपको अलाउ करता है। उस दिन से बोला था कि सब मीटिंग में कि मीटर उसका लगाएंगे सब। मीटर तो लगाएंगे, देगा तब नहीं, मीटर लगेगा, वो तो मीटर्ड है, वो तो जो आपका नल जल पानी है मीटर्ड है, लेकिन कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये सब। बल्कि इरिगेशन का जो हम बोल रहे थे ना, वो पाइप, प्रेशर पाइप, वो भी मीटर्ड होगा। जो हाइड्रेंट वगैरह है वो सब जगह मीटर्ड रहता है। हम लोग के यहाँ कोई ऐसा अभी पानी का उतना ज़्यादा कड़ाई से नियम का, एक तो नियम बना नहीं है अभी, और उसके कानून बनाने पड़ेंगे कि आप इरिगेशन के लिए पानी ले सकते हैं तो ले सकते हैं, तो उसके लिए आपका रिस्ट्रिक्शन है, आप बोरिंग नहीं कर सकते हैं, बोरिंग कीजिएगा तो आपको इतना रुपया लगेगा। तो शायद कि आपका मीटर्ड होगा कि इससे ज़्यादा डिस्चार्ज का पानी आप नहीं मोटर लगा सकते, पंप नहीं लगा सकते। ये सब कुछ अभी नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर सरकार कभी कभी बात आती है, लेकिन तत्काल में अभी कोई समस्या नहीं है इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, आप आरसीसी पे ही ज़्यादातर कुछ पूछ सकता है आपसे, तो हमको नॉर्मली व्हाट इज बैलेंस सेक्शन? परसेंटेज ऑफ स्टील एंड परसेंटेज हाँ, सेम टाइम में कंक्रीट स्टील में दोनों मैक्सिमम इतना बेंडिंग इस तरह से डिजाइन है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड में आता है, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड में है। और वो तो डबली रीइंफोर्स्ड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सर का मैंने तो देखा जो हम लोग ये मान लीजिए डिज़ाइन करते हैं तो नीचे ये ज्यूम करेगा टेंशन है, ऊपर में इसको कंप्रेशन है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये टेंशन डेवलप हो गया तो मान लीजिए ये सिग्मा एस टी है और ये सिग्मा सी बी सी, तो दोनों अगर M20 है तो इसका कितना आएगा? 8 आएगा। और इसका अगर M15 है तो ये 275 है, सो फार एज आई रिमेंबर। तो ये दोनों डेवलप कर गया तो माना जाएगा कि ये बैलेंस सेक्शन है। अगर ये डी आपका जो है डी रिस्ट्रिक्टेड है और हमको और बेंडिंग मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हम लोग इस क्या करेंगे कि जितना बचा हुआ है बेंडिंग मोमेंट, तो वो उसके लिए हम लोग और रीइंफोर्समेंट देंगे, प्लस उसके में कंप्रेशन में भी रीइंफोर्समेंट देंगे। ऐसे भी सिंगली रीइंफोर्समेंट में भी हम लोग ऊपर रीइंफोर्समेंट जो देते हैं टू होल्ड द स्टीरअप्स। स्टीरअप्स क्यों दिया जाता है? हाँ, शियर स्ट्रेस को लेने के लिए, ठीक है।
रिड्यूस नहीं होगा, मैंने उससे टेस्ट के लिए, हाँ रजिस्टर। तो वो हम लोग स्टीरअप, और एक होता है शियर, एक होता है फ्लेक्चर, और एक ट्विस्ट, ये टॉर्सन भी होता है। टॉर्सन के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोड क्या कहता है? हाँ, टॉर्सन के लिए 2 पार्ट करते हैं। कुछ पार्ट तो हम लोग इसको टॉर्सन के लिए रीइंफोर्समेंट कुछ बढ़ाते हैं दोनों तरफ, और एक तो वो पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट में हम लोग टॉर्सन का कोड में दिया हुआ है साइड रीइंफोर्समेंट भी देते हैं, ठीक है, टॉर्सन के लिए। तो ये है हमारा टॉर्सन के लिए। अब एक बताइए बात कि ज़्यादा स्पैन होगा तो अब ज़्यादा रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या छोटा स्पैन होगा उसमें जो रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत ज़्यादा, किस में ज़्यादा डाया की ज़रूरत पड़ेगी? स्पैन इज़ मोर, सपोज 10 मीटर का स्पैन है, उसमें ये टेंशन रीइंफोर्समेंट ज़्यादा लगेगा, या 8 मीटर का स्पैन है उसमें ज़्यादा लगेगा? और लोडिंग कांस्टेंट है, दोनों में सेम, ज़्यादा है, मोमेंट ज़्यादा है। स्लैब का डिज़ाइन कैसे होता है? बीम के तरह होता है। तो इसमें मेन रीइंफोर्समेंट किधर रहता है? आप लोग को ज्ञान है, सब इधर मेन रीइंफोर्समेंट होगा, इधर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? अरे अभी आपने बताया कि लंबा रीइंफोर्समेंट ज़्यादा होगा। छोटा डायरेक्शन ज़्यादा लोड कैरी करता है। क्यों? यस, क्योंकि देखिए बीम की तरह डिज़ाइन करते हैं हम लोग, लॉन्गर स्पैन है, शॉर्टर स्पैन है, एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन तो दोनों का बराबर ही होगा, चाहे इस डायरेक्शन, क्योंकि वहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन लेते हैं वो डिफ्लेक्शन दोनों ही ये में सेम है। तो एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के लिए छोटा वाला जो स्पैन होगा वो ज़्यादा लोड कैरी करेगा बनिस्बत की बड़ा वाला। तो इसलिए हमको मेन रीइंफोर्समेंट चाहिए छोटे के अलॉन्ग में, ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट चाहिए छोटा, जब चारों तरफ से सपोर्टेड होगा। अगर ये सपोर्ट हटा दें, ये सपोर्ट भी हटा दें, तब कैसे मेन रीइंफोर्समेंट होगा? हाँ, ये नहीं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि नहीं वो हमारे साथ ऐसा हुआ, ब्रिज बनाना था, स्लैब ब्रिज बनाना था, तो एक ये मान लीजिए कि ये है, एक सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट उधर था, और मेन इन्फोर्समेंट ऐसे डाल दिया। वो छोटा था, उसका जो पाथवे था छोटा था, स्पैन बड़ा था, तो स्पैन के अलॉन्ग नहीं करके इस तरह से बड़ा मेन 20 mm का था और 10 mm का इधर से डाल दिया। हम बोले कि ये गलत है, तो उसने कहा कि नहीं सर, हमेशा शॉर्टर स्पैन में मेन इन्फोर्समेंट होता है। तो और लोगों से मैंने पूछा, तो वो सब बोले कि नहीं ठीक तो बोल रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था हमको हटाने में। कॉन्ट्रैक्टर बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, तो झंझट। वो बोला कि हम कितना ढाल चुके हैं ऐसा। तो बहुत ढलाया भी था, पुल ऐसा बहुत, कैनाल पे ही पुल बनाना था, तो बहुत सा पुल बना भी चुका था। जूनियर इंजीनियर बहुत ये था, बहुत पुल बनाए हुए सब, जहाँ जाता वहाँ पोस्टिंग कराता था वो बहुत। तो वो कराता, आप तो नया नया आए हैं ऐसे समुद्र पर। जेई कौन था? हाँ जेई, हाँ जेई बोलता था कि शॉर्टर, आपको नहीं ज्ञान है, शॉर्टर जो ये होगा वो उसमें ज़्यादा रिइंफोर्समेंट मेन पड़ता है और लॉन्गर में रिइंफोर्समेंट कम पड़ता है। तो नहीं, तो एग्जीक्यूटिव ने भी पूछा कि ठीक है तो बोल रहा है, तो प्रॉब्लम हो गया। तो ये कॉन्सेप्चुअली आप ये जो हम ये कहना चाह रहे थे कि कोई आदमी 12 mm की जगह 16 mm दे दे, 16 mm की जगह 12 दे दे, ये या स्पेसिंग मान लीजिए 200 है तो 180 कर दिया, 200 220, ये उतना समस्या नहीं करता है जितना कि आप कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग पोजिशनिंग कर देते हैं रिइंफोर्समेंट का या उसका सपोर्ट का। वो ज़्यादा जो कोलैप्स या जो आप देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं वो कॉन्सेप्ट के कारण होता है। डिज़ाइन में तो इतना ज़्यादा हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं कि अगर हम 12 mm दे दें, 16 mm आना चाहिए था, तो वो ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मेन है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एज ए इंजीनियर, एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये विजुअलाइज करना होगा। फ्रेम स्ट्रक्चर हो,
या कोई भी स्ट्रक्चर हो तो विजुलाइज करना होगा कि जैसे अब स्लैब है तो स्लैब में डिफ्लेक्शन ऐसे टाइप का सॉसर टाइप का चारों इस तरह, अगर इसको 2 वे स्लैब मानते हैं तो वो इस तरह से आएगा, ऐसा तालाब टाइप का बनेगा। तो वो जब बीच में अगर डिफ्लेक्शन है तो ये वाला ज़्यादा डिफ्लेक्ट है इसका, जबकि रिजिडिटी ज़्यादा है छोटे स्पाइन वाला, बड़े वाले का रिजिडिटी कम है, तो इसलिए वो कम रेसिस्ट करेगा, इसलिए उसको कम रीइंफोर्समेंट चाहिए। लेकिन जब सपोर्ट ही 2 है तब तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसको रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। और ऐसे बहुत जगह हम, ऐसा नहीं कि खाली बिहार में ऐसा था, हम तो ट्रेनिंग ले रहे थे एक मेजगांव डॉग में, हम जब खड़गपुर में थे तो हम लोग 3 महीने का ट्रेनिंग होता था वहाँ। तो वहाँ पता चला हम जब स्लैब नॉर्मली जो आप बनाते हैं तो टी बीम का नाम सुने हैं ना? ये टी बीम है। इधर अगर बीच में क्या करेंगे, जब स्पाइन के बीच में नीचे में टेंशन होता है और ऊपर में टेंशन नहीं होता है, कम होता है, तो उसमें कम रीइंफोर्समेंट होता है। और सपोर्ट पे करते क्या है कि इसी को क्रैंकिंग करके हम लोग सपोर्ट पे कुछ पार्ट को, मान लीजिए कि ये 6 है तो 3 को क्रैंकिंग करके ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में कुछ क्रैंकिंग करके सपोर्ट पे हम लोग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 अगर रहेगा तो ऊपर में यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 इधर सीधे आ जाएगा तो इधर भी रहेगा। प्लस सपोर्ट पे चूँकि शियर फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादा मैंने क्लोज स्टीरअप तो क्लोजली थोड़ा सा ये रखते हैं, बीच में कम होता है ये रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। सर टी बीम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, मतलब मेनली? टी बीम तो हम लोग स्लैब जब ढालते हैं ना, तो स्लैब का हम लोग थिकनेस भी हम लोग को फ़ायदा हो गया। अगर खाली बीम ये नहीं तो स्लैब का मोनोलिथिक डालते हैं। इसमें ये तो पता नहीं फ्रेम स्ट्रक्चर है कि नहीं, लेकिन टी बीम हम लोग जब भी छत ढालेंगे ना तो जो बीम के साथ उसको मोनोलिथिक डाल देते हैं, तो वो टी बीम हो गया। ठीक है, अलग अलग डालेंगे तो ये अलग ही होगा। तो ये टी बीम, अभी देखिए इसका डेप्थ नॉर्मली जो घर आप बनाइएगा तो इसका 5 से 6 इंच होगा। 5 इंच बहुत हुआ, 5 इंच इसका थिकनेस होता है, कितना हो गया 125 mm या 150 mm। ठीक है, 125 से 50 mm होगा। और इसका डेप्थ होता है 2 फीट 1.5 फीट, मतलब इसका 450 mm हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से लिखिएगा तो 600 mm हो गया, अगर ये भी ऐड कर दिया तो ये 600 हो गया। अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक 450 हो गया। अब तो हमको इसका लाभ मिल गया। अगर इस मोनोलिथिक ढालेंगे तो ये बीम ऐसा एक्ट करेगा। ये टी बीम है। डी बीम का डिज़ाइन आप लोग पढ़े होइएगा। तो इसको फर्ज कीजिए कि ये ऊपर छत है, छत पे लोड है। ठीक है, अब कोई कहता है किसी कारण बस कि भाई टी बीम इस तरह से हमको नहीं चाहिए, टी बीम नीचे से दिखता है, अच्छा लगता नहीं है, तो इन्वर्टेड टी बीम है। ठीक है, मतलब कि ये छत है, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर में हम प्रोट्रूड कर सकते हैं। नॉर्मली ये किया नहीं जाता इसलिए कि जो बीच का मिड, लेकिन टॉप सबसे टॉप पे ऐसा किया जा सकता है या कहीं कहीं किया जा सकता है। इसमें और इसमें रीइंफोर्समेंट में मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ? नहीं, ये मान लीजिए ऐसा ही होगा या इससे अलग होगा क्या?
लैंड में आएगा मेन रोड पर में है। सर नीचे को तो हम कंक्रीट मतलब रेनफोर्समेंट की वजह से मानते हैं ना कि जो भी टेंशन आना वो कंक्रीट तो बेयर करेगी नहीं, रेनफोर्समेंट करेगा। तो वो तो देखिए, आप अगर कंटिन्यूस बीम ढाल रही हैं तो सपोर्ट पे वो ऊपर में टेंशन रहता है, और जो बीच में नीचे में टेंशन होता है मैक्सिमम, तो वो तो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है। वैसा कोई नहीं है, क्योंकि ये स्लैब है, ये आपका स्लैब है, और ये आपका छत ये है। इसमें बेसिकली कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसा इसमें रिइंफोर्समेंट है वैसा ही रहेगा। तो ये अगर सपोर्ट के पास है तो ऊपर में ज़्यादा रहेगा, और अगर सपोर्ट यहाँ है, अगर नहीं सपोर्ट है तो नीचे में ज़्यादा रहेगा। तो बेसिकली क्योंकि ये लोडिंग पैटर्न नहीं बदला है, सिर्फ हम उसका ये बदल रहे हैं कि ये यहाँ पे ऊपर में था, अब मोनोलिथिक इसमें भी है, मोनोलिथिक वो भी है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इन्वर्टेड बीम में वो सपोर्ट में कोई अंतर ये नहीं होता है। आप कहीं कहीं पे देखते होइएगा ना, पोर्टिको वगैरह बनाने में बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि कैसे रिइंफोर्समेंट है, पोर्टिको का रिइंफोर्समेंट, तो उसमें ये सब कॉन्सेप्चुअली चेक करेगा बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, इससे आप लोग गाइड होना चाहिए ना कि जब हम कंटिन्यूअस बीम की कास्टिंग करते हैं तो सपोर्ट पे अमूमन नेगेटिव मोमेंट तो आता ही है। कुछ क्राइटेरिया होता है क्या जो 12% 15% मोमेंट को प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करके उसके अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट चेंज होता है? मैंने ढाल रहे हैं तो डिजाइनिंग क्या होता है, जब कंटिन्यूअस बीम की डिजाइन कर रहे हैं तो सपोर्ट में बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट में नेगेटिव मोमेंट आ रहा है, हाँ, कोई क्राइटेरिया होता है क्या 12 से 15% उस मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो सो दैट? नहीं, हम लोग को टोटल स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पड़ेगा। सपोर्ट का अगर मोनोलिथिक है तो ना, मोनोलिथिक है तभी तो वो बीम होगा कंटिन्यू। ओके, तो हम लोग को कोई क्राइटेरिया नहीं, आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस से आएगा कि कितना बेंडिंग मोमेंट है, कितना शेयर आएगा, समझे ना। कोई ऐसा थंब रूल नहीं है। थंब रूल कुछ यूज़ होता है। आरसीसी में जब हम लोग पढ़ते थे तो जो डिजाइनिंग जब करते थे तो 10 से 12% मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके करना होता था, जो नेगेटिव मोमेंट आता था वो अप्रोक्सीमेशन कहीं होगा, कहीं के सपोर्ट में जो मोमेंट है ना, तो उस मोमेंट पे यील्डिंग नहीं होगा। वो मोमेंट कम मोमेंट है, नहीं, कम नहीं है, WL²/A। जो भी WL²/12 जो है, हाँ, तो उस मोमेंट पे यील्डिंग नहीं होगा, उससे कम मोमेंट पे वहाँ यील्डिंग होगा। तो वहाँ का WL²/24 जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट होता है ना, अच्छा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट प्लास्टिक डिजाइन में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मोमेंट होता है, इसके लिए 10 से 12% आप इस मोमेंट को कम कर सकते हैं, मतलब आपका स्टील कुछ बच जाएगा। पता नहीं, मुझे आइडिया इसका नहीं। सेक्शन एरिया कितना? हालांकि एक्चुअली वो हम लोग को तो आजकल तो फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लेकिन कोर्ट फिर कहता है कि वो उतना झंझट में मत जाइए, नहीं वो हम आपको कोफिशिएंट दे देते हैं सपोर्ट पे और मिडिल स्टील हाँ, वो तो कोफिशिएंट ही है। दे देते हैं, हाँ, कोफिशिएंट लिख लीजिए, आप मोमेंट निकालिए और डिजाइन कीजिए। बेसिकली वही हम लोग करते हैं। हम लोग उसका थंब रूल से नहीं करते हैं। थंब रूल से तो अब छोटा मोटा देखिए, स्ट्रक्चर अगर बनाना है, आपका घर बनाना है, ये तो थंब रूल चलता है। फॉर एग्जांपल एक है कि आपका जितना जो फीट में जितना स्पैन है इफेक्टिव, उतना ही डेप्थ रही, ये एक थंब रूल है, बट दिस इज नॉट अ रूल। मान लीजिए आप 10 फीट का है तो 10 इंच का आप दीजिए, ये तो दीज आर थंब रूल्स। आपको पूछ देता है कभी कभी एज इंजीनियर कि भाई देखिए कितना लोहा लगेगा स्लैब में, तो नॉर्मली लोग 100 kg पर 100 स्क्वायर फीट चलते हैं। तो वो सब दीज आर रूल्स, दे आर नॉट। ये अब बड़ा सा छोटा जगह में इसमें कोई वो हो सकता है कि 80 या 90 kg है, कहीं बड़ा स्पैन का रहेगा तो वो ज़्यादा आएगा। तो लेकिन ये व्यवहारिक रूप में आपका बहुत ज़्यादा, आप तुरंत कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ जाइएगा कि कितना लोहा आएगा। आपसे पूछेगा इंजीनियर साहब कितना लोहा खरीदे, आप कहीं जाए तो आप 100 kg पर स्क्वायर फीट का, पर 100 स्क्वायर फीट सॉरी, पर 100 स्क्वायर फीट के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वो दीज आर थंब रूल्स। ये तो आपके वो खन्ना का एक हैंडबुक है, उसमें बहुत सारा चीज़ है, दैट इज़ प्रैक्टिकल ये के लिए रहता है। और कोई अगर अच्छा, फॉल क्यों देते हैं हम लोग कैनाल में? फॉल क्यों जरूरी है? नहीं, फॉल वो नहीं है। हाँ, कैनाल का स्ट्रक्चर तो हमने बताया नहीं। कैनाल फॉल
वेट लेवल को प्रोटेक्ट करना। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो कैनाल का जो हम डिजाइन जब कैनाल का प्लानिंग करते हैं ना टेरेन, तो नेचुरल टेरेन हो सकता है कि इस तरह से हो, इस तरह से नेचुरल टेरेन हो, लेकिन इसका जो स्लोप है वो कैनाल के स्लोप से मैच कभी नहीं करेगा। ठीक है, कैनाल का स्लोप नॉर्मली 1:5000 होगा, 1:6000 होगा, ये सब का रेंज में रहता है बहुत बात हुआ। तो मान लीजिए कैनाल को हम स्टार्टिंग पॉइंट्स अगर यहाँ, तो हम लोग क्या शुरू करते हैं, कटिंग से शुरू करते हैं और ये ऐसे आता है, तो बहुत ज़्यादा फिलिंग में कैनाल नहीं लगते, फिर बहुत ज़्यादा ब्रीच होने, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से फिर फॉल कर, यहाँ एक फॉल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर दूसरा से ऐसे चलेगा, ऐसे इस तरह से कैनाल का कटिंग फिलिंग का चलता रहता है। तो वी प्रोवाइड फॉल टू नेगोशिएट द नेचुरल चैनल, नेचुरल टेरेन, सॉरी। तो ये टेरेन हो सकता है कि नहीं भी अलाउ करे, नहीं भी फॉल की आवश्यकता पड़े अगर नेचुरल टेरेन और ये मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली मिलता ही नहीं, इनवेरिएबली हम लोग को देना पड़ता है। तो कैनाल फॉल्स है, वो शारदा टाइप फॉल्स वगैरह, फॉल बहुत ही कॉमन चीज़ है और पूछते हैं हम लोग। ये CD वर्क्स में ये नहीं आता है, कैनाल फॉल्स में आता है। बाकी CD वर्क्स में है जैसे कि साइफन एक्वाडक्ट है, जैसे एक्वाडक्ट क्या होता है? अगर कैनाल का कोई स्ट्रीम, कैनाल कोई स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा है और स्ट्रीम का बेड लेवल डाउन है और कैनाल का बेड लेवल अप है, डिजाइन बेड लेवल जो हम कर रहे हैं, तो हम लोग एक कहते हैं, मान लीजिए कि ये स्ट्रीम है और ये पियर देके ये पानी ऊपर से पड़ा, ये कैनाल का है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वेडक्ट। ठीक है, ये नदी है, ये नदी पानी से जाके इधर से निकल रहा है। ठीक है, अगर इसका FSL नदी का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल, ये इसके बेड बॉटम का ये से ज़्यादा है, तो ये साइफन एक्वाडक्ट इसमें, साइफन एक्वाडक्ट, अदरवाइज सिंपल एक्वाडक्ट। उसी तरह अगर कैनाल नीचे से जा रहा है, ड्रेन ऊपर से जा रहे हैं, उसको सुपर पैसेज, उसमें भी वो, हालांकि वो नॉर्मली हम लोग उसमें इनवेरिएबली साइफन देते ही देते हैं, उसमें कैनाल नीचे से जाता है तो साइफनिंग मतलब कैनाल का जो FSL होगा वो उसके बॉटम से सटा ही होगा, इसीलिए उसको साइफन ही बनाया जाता है, सुपर पैसेज। बहुत कम ऐसा टेरेन होता है जहाँ की है। हाँ, ये पूरा कंक्रीट का, पहले ब्रिक वर्क का होता था, पहले अंग्रेज के समय का काफ़ी बने हुए हैं। तो एक्वाडक्ट है, साइफन एक्वाडक्ट है, सुपर पैसेज है, ये सब चीज़ आप लोग को टिप्स पे रहना चाहिए। प्लस ऑफकोर्स ब्रिजेज है, काउजवेज है। काउजवे क्या होता है? काउजवे जो छोटा एक्चुअली जो रोड का हम लोग प्लान करते हैं ना, बहुत हाई, कभी कभी उसका जो कोई स्ट्रीम है वो बहुत सेम लेवल पे, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग उसको कंक्रीट करके आप उससे पानी पास कराने अलाउ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड काउजवे। ये अगर रोड जा रहा है, L सेक्शन है और यहाँ से कोई पानी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा हाई ब्रिज नहीं बना के वो पानी पास करने, मोस्टली पहाड़ी नदी जो होती है ना, वो थोड़ा देर के लिए आया तो आप देखिएगा कि वहाँ पे उस समय जो पानी पास कर रहा है, तो ये एक यहाँ पे ब्रिज नहीं देके एक कलवर्ट नहीं, ये रपटा, उसको क्या बोलते हैं, काउजवे, उसको काउजवे बनाते हैं, उसको हिंदी में रपटा भी बोलते हैं। तो वो काउजवे रहता है, थोड़ा देर के लिए ट्रैफिक रुक गया और उसके बाद फिर पानी कम जाता है, तब पानी थोड़ा 2-4-6 इंच पानी वाले तो ट्रैफिक चालू हो जाता है। काउजवे यूपी, आप पहाड़ी इलाका में ज़्यादा देखिएगा काउजवे, ये सब चीज़ पूछ सकता है, ये सब से यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस टर्म्स, ओके। अब ऐसे अदरवाइज तो हाई लेवल ब्रिज है, और जो इसके FSL से ज़्यादा जो ब्रिज अगर बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल HL ब्रिज। हाई लेवल ब्रिज जो बनता है, जो नॉर्मली आप लोग देखते हैं।
आई होप कि तो आप लोग को कुछ सर इट इज अ टाइप ऑफ ब्रिज ब्रिज नहीं है ना, उसमें पियर वगैरह कुछ नहीं है, खाली हम लोग उसको एक सरफेस को पक्का कर दिए हैं और पानी वो पार कर रहा है। तो ब्रिज कैन नॉट बी डिफाइंड एज कलवर्ट और एनी ब्रिज, कलवर्ट भी नहीं है वो खाली उसी से पानी एज इफ बेड लेवल पे ही वो जा रहा है, रोड लेवल से ही जा रहा है पानी। ओके देन आप लोग अगर कुछ ये है तो अगर मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है। और ऐसे इंटरव्यू में बेसिकली जानकारी से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस, अनावश्यक कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब जो अगर नहीं ये है तो यू कैन से कि सर सॉरी, आप बोल सकते हैं कि आई कैन गेस। फिर पूछ देगा व्हाट इज़ प्री स्टेज कंक्रीटिंग, तो आप सब सुने हुए हैं तो आप बता दीजिए, यू शुड एक्सप्लेन कोई ऐसा टर्म जो बाय द वे आप कभी सुने ही नहीं है तो आप उसमें कह दिए सॉरी सर कभी सुना ही नहीं। और कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है, नर्वस ब्लैंक नहीं होइए। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। आप लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, हाईवे, इस पर भी ज़्यादा जोर देंगे मिनिस्टर से में। तो अगर आपको अगर स्ट्रक्चर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में जितना रिइंफोर्समेंट वगैरह सब पूछता है तो आप बोल सकते हैं। और इसमें भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तो हम लोग सिर्फ टर्म्स पूछे, क्योंकि पढ़ाई और इसके अगर कोई डिटेल पूछने लगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। WRD टर्म से अवेयर आप लोग हुए हैं, पता नहीं इसको पढ़ाने में समय लगेगा। डिज़ाइन अगर हालांकि नहीं कोई डिज़ाइन पूछता है और डिज़ाइन वगैरह एस्पेक्ट्स नहीं पूछता है, हो सकता है मैनिक्स इक्वेशन का नाम सुने हैं, रेशनल, हाँ, तो वो वेलोसिटी देता है या क्यू देता है, तो वो सब पूछ सकता है। कैसे आप डिस्चार्ज नापेंगे, आप किसी रिवर का कैसे डिस्चार्ज कैसे मेज़र करेंगे? हाँ, करेंट मीटर से नहीं, एक तो कि मेज़र करना है, वो तो एक दूसरा आकलन करना, दोनों दो चीज़ें हैं। जैसे कोई आप स्टेज डिस्चार्ज कर्व है कहीं का बनाए हुए हैं, तो उससे पढ़ लिया स्टेज ये है, स्टेज समझते हैं ना कि रिवर का वाटर लेवल ये है और एक कर्व बना तो उससे पढ़ लिए अच्छा इतना डिस्चार्ज पास कर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो कंप्यूटेड है, दैट इज़ कंप्यूटेड डिस्चार्ज। और एक है कि नहीं हमको मेजर डिस्चार्ज चाहिए, तो मेजर से वो करंट मीटर रहता है, करंट मीटर से हम लोग उसका वेलोसिटी निकालते हैं, फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ द टोटल निकालते हैं पूरे रिवर का, और देन वी मल्टीप्लाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, तो वो तरीके से ये आपको इसे बताना होगा। उस कैनाल का भी उसी तरह मेजरमेंट लेते हैं। नॉर्मली हर जगह मेजरमेंट लेते नहीं हैं, हम लोग एक जगह मेजरमेंट लेके उसको बना लेते हैं कर्व, स्टेज डिस्चार्ज कर्व हो जाता है। तो उस तरह से कर्व बना के रखते हैं रेडीमेड, ताकि हम लोग पता चल जाए कैनाल में कि इतना पानी जा रहा है, मतलब होगा ना कभी 100 क्यूसेक पानी जा रहा है कि 500 जा रहा है, तो ये आपको एज ए इंजीनियर बताना होगा। तो आप लोग कैलिब्रेट कर लेते हैं एक बार, और कैलिब्रेशन खाली वहाँ पड़ता है लेवल पढ़ेगा आपका कैनाल में, देखिएगा लेवल मार्क किया रहता है, वो लेवल पढ़ेगा और उसे जो कैलिब्रेशन है उससे पढ़ के आप लोग इतना 300 क्यूसेक जा रहा है 300। तो ये लेकिन मेजर्ड आपको कैलिब्रेशन के लिए करना पड़ेगा, या कभी कभी हो सकता है कि उसका क्रॉस सेक्शन में कोई बदलाव आ गया तो फिर से कैलिब्रेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए पूछेगा आपसे, करंट मीटर से नहीं, वेलोसिटी का माइनिंग इक्वेशन देते। कैनेडी थ्योरी तो वो एलिवियल रिवर के लिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, तो वो वेलोसिटी वो तो माइनिंग, हाँ वो तो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग लेसी ज़्यादा ये है, वाइडली यूज्ड है, क्योंकि कैनेडी के फार्मूले में कुछ ड्रॉबैक्स था। वो नहीं, रिजाइम का जो डेफिनेशन दिया था ना कैनेडी, वो एक ही रिजाइम का था। हाँ, ये साइड का भी रिजाइम, हाँ, तो वो रिजाइम के ये में कॉन्सेप्ट लेसी फार्मूला आज वेल एक्सेप्टेड है। लेसी वाटर भी हम लोग यूज़ करते हैं। एक स्कावर डेप्थ का नाम सुने होंगे। स्कावर डेप्थ किससे मेजर किया है? तो मान लीजिए कि आपके पास आर स्कावर डेप्थ को मेजर करते हैं। अगर 10 मीटर आया तो वो कहाँ से मेजर किया जाता है? 10 मीटर मीन्स व्हाट?
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्कावर डेप्थ जो होता है ना वो हमेशा HFL ऑफ द रिवर से देता है, ठीक है। कि एल्यूवियल रिवर जो होएगा, ये इस तरह से रिवर है, इसका स्कावर डेप्थ है वो 1.35 एक है फार्मूला, क्यू स्क्वायर 1/3। सो फार आई नहीं रिमेंबर, हमको लगता है ये 1/3 है। तो ये जो R है, ये R जो देगा ना, ये क्यू मीटर क्यूब पर मीटर है, क्यूबिक पर मीटर है। ये R HFL से देता है, HFL से ये स्कावर दिया, ठीक है। अगर ये बेड लेवल अगर ड्राई कंडीशन में या लोएस्ट LWL से अगर बेड लेवल यहाँ ये है, तो क्योंकि बेड लेवल इज नॉट ए कांस्टेंट, ये एल्यूवियल है ना ये, तो ये अगर यहाँ से इसकी डेप्थ सपोज 10 है और R आता है हमारा 12, तो HFL से नीचे 2 मीटर ये है, ठीक है। तो हम लोग को फाउंडेशन देना होगा, तो ये मान लिए चलेंगे कि HFL पे यहाँ तक अर्थ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके नीचे ग्रिप लेंथ में देखिए, यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन, इसके स्कावर मैक्सिमम स्कावर डेप्थ से लेग से नीचे, यहाँ पे अगर ओपन का जगह फुटिंग देना है तो हम लोग यहाँ से देंगे इसके, तो इसको ये मानते हैं, ठीक है। स्कावर डेप्थ इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम HFL। ये कॉन्सेप्चुअली बहुत लोग लगता है कि स्कावर डेप्थ R है तो यहाँ से नापेंगे बेड लेवल से, ऐसा नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग काफ़ी